नमस्कार, द टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत और इस बार के टॉक टाइम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर, 1986 बैच के ऑफिसर श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। शैलेंद्र जी, आपका विस्तार जो बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और हम सब जो भोपाल में या मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको कई रूप में हम लोगों ने जाना है और इस बार आपका जो रिटायरमेंट का जो नया रूप आया है वो सब बहुत चौंकाने वाला है। और जिस तरीके से आपकी प्यारी सी किताब आई है शक्ल द स्टॉर्म जी, तो सर ये हम सब जानते हैं कि सबके पास बहुत सारे किस्से होते हैं, मगर उन किस्सों को सुनाने के लिए कुछ मैं मानता हूँ कि थोड़ा कलेजा चाहिए और वो आपने बखूबी से इसमें दिखाया है और ढेर सारी इसमें अच्छे अच्छे किस्से हैं आपके करियर से जुड़ा हुआ। तो सर किताब लिखने का विचार आपको कैसे आया? कुछ नहीं, तो एक तो कोविड की देन है, आइसोलेशन की देन है और बहुत सारी चीज़ें मस्तिष्क पटल पे घूमती रहती हैं। फिर मैं जब ट्रेनिंग में था तो मेरे एसपी साहब थे एसके राउत। उन्होंने बोला कि पुलिस की नौकरी में हो, हमेशा हर दिन अच्छा नहीं रहेगा, कैरियर में ग्रे पैचेस भी आएंगे, तो कुछ हॉबी डेवलप करो। तो जब एकांत हो, अकेलापन हो या ग्रे पैचेस हों तो वो आपको हैप्पीनेस देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आपको विद इन से आती है। फिर जब इंदौर में एक किडनैपिंग हुई और मैंने उनको पूरा डिटेल बताया, उस समय वो एडीजी इंटेलिजेंस थे, तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा मैंने किडनैप्ड पढ़ी हुई है, बेस्ट सेलर बुक है, और तुम्हारी जो स्टोरी है वो उससे ज़्यादा थ्रिलिंग है, तुम इसको लिखना ज़रूर। तो फिर बस लिखना शुरू कर दिया। कोई चीज़ प्लान तो करते नहीं है, एक लिखी, फिर दो लिखी, फिर तीन लिखी, ऐसे कारवां बढ़ता गया। आप जैसे मित्र हैं जो उन्होंने कहा आप छोटी छोटी स्टोरी को अपोर्शन करके और फिर उसको कर लो। सर इसमें 14 बहुत वो सब कहानियां हैं जो एक पुलिस ऑफिसर की नज़रों से आपने देखी हैं जी। बहुत सारी कहानियां होती हैं कि सॉल्व हो जाती हैं जी, और एक घटना हुई और फिर वो उसका एक सॉल्व हो गई, आपने उसका तहकीकात कर ली, पर हम लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं लगती और वो बहुत सारी बातें आपने इसमें लिखने की कोशिश की है कि कितना चैलेंजिंग काम होता है। तो सर इसमें सबसे जो चौंकाने वाली कहानी है जो आपके बहुत दिल के करीब है वो कौन सी है? देखिए, सभी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत सोच समझ के छांट के लिखी हैं, और एक वाइड स्पेक्ट्रम है। छोटी बच्ची का रेप विद मर्डर है, 7 साल पुराना अनडिटेक्टेड केस है, फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस का केस है, 2 मेजर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, दाऊद ग्रुप के द्वारा की हुई किडनैपिंग है, कुछ विक्की मेहरोत्रा की स्टोरीज़ हैं कि उसने कैसे यहाँ पे फ़ोन किया था मध्य प्रदेश में फॉर सम रैंसम अमाउंट, कैसे वो आया, उसके क्या नरेशंस हैं। दैन कुछ भोपाल के केसेस हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सारे झूठे केसेस भी जो हमने अनर्थ किए हैं वो भी हैं कि लोगों को कैसे झूठा फंसा देते हैं या फंसाने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी लोग झूठे फंस जाते हैं, उनको निकालना। और मैं कहूँगा सबसे कठिन होता है इनोसेंट व्यक्ति को वापस निकालना। किसी अगर केस रजिस्टर हो गया, आप जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करो, चालान लगा दो, लीव एवरीथिंग टू कोर्ट, बिल्कुल सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आप इनोसेंट को केस से बाहर निकालते हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। और एक चीज़ और बता दूं, झूठे केसेस में कन्विक्शन बहुत होता है क्योंकि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, एविडेंस मैन्युफैक्चर्ड होता है, विटनेसेस ट्यूटर्ड होते हैं, तो फिर कोर्ट में जाके वो वही बोलते हैं, सब एविडेंस ऐसा होता है कि वो फंस जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई कहो तो इनोसेंट लोगों को बचाने में हुई। तो सर ऐसे मैंने हम देखें तो ऐसे कितने केसेस होते हैं जो ऑर्केस्ट्रेट होते हैं या पहले से ही झूठे केस में फंसाया जाता है, तो ऐसे केस की संख्या कितनी होती है, एवरेज कितना होता है? देखिए, केसेस तो बहुत होते हैं और काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे तो हमारे नोटिस में भी नहीं आते हैं क्योंकि हर आदमी नहीं होता है, और उन्हें केस आया, इन्वेस्टिगेट किया। फिर एक क्या जनरल धारणा है बहुत पुरानी, मैं पुलिस वाला रहा हूँ, मेरे अधीनस्थ हमेशा, पहली चीज़ पुलिस की एक बुराई भी है कि जब कोई केस आता है तो हमें लगता है वो आदमी झूठ बोल रहा है। किसी यहाँ चोरी हो गई और सच में कई बार झूठ बोल रहे होते हैं जी। ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ की डकैती पड़ गई, कुछ पुराने नोट चोरी हो गए और डकैती पड़ गई। तो एक वो होता है, समाज में एक क्रेडिबिलिटी बहुत कम है।
तो इस वजह से हम कह नहीं सकते कितने, लेकिन झूठे केसेस होते तो काफ़ी है। जी सर, हम लोग को याद है यहाँ पे एक झूठा रेप का केस हुआ था, इसमें बहुत हंगामा हुआ था और लगा था कि एक ऐसा रेप हुआ है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और बाद में वो झूठा निकला। तो सर वो झूठ कहाँ से पकड़ में आता है? देखिए, पहली चीज़ तो बड़ी सेंसेशनल खबर आती है कि हस्बैंड वाइफ आए हैं और यहाँ पे एक आश्रम में एडमिशन कराने के लिए एक ब्लैक इनोवा आती है, उनको बैठाती है और 1 घंटे तक पूरा घुमा घुमा के एयरपोर्ट के चारों तरफ वो रेप करते हैं, चिल्लाती रहती है और पुलिस कुछ नहीं करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बड़ी सेट कमेंट्री होती है कि किसी राजधानी में और इस तरह की घटना हो जाए। लेकिन बाद में जब देखा कि वो हस्बैंड वाइफ ही नहीं थे, उनकी शादी ही नहीं हुई थी, कोई लड़की किसी दूसरे बैकग्राउंड की थी, लड़का दूसरे बैकग्राउंड का था, एक बार में परफॉर्मर थी, लड़का दूसरे बार में बार टेंडर था। फिर उसके बाद उनका दोनों मिलते हैं, एक पूरी स्टोरी गढ़ी जाती है। मध्य प्रदेश को चुना जाता है क्योंकि यहाँ सरकार बड़ी सेंसिटिव है गर्ल्स के मामले में, ऑफेंसेस में पूरा हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। किस्मत अच्छी थी हमारी कि हम वहाँ तक पहुँचे और उसको अलग अलग निकाल पाए। सर गजब केस था, हम लोगों ने वो उसको, मुझे याद है कि बहुत कई दिनों तक चर्चा हुई थी। फिर आप लोगों ने जब ये खुलासा किया था तो वही बड़ा हैरान करने वाला था। एक सत्तू करके आदमी था, ब्रेसलेट, मुझे सब कुछ याद आ गया उस सत्तू की कहानी। सर एक मामला और था जो हम लोग जब इस भोजशाला वाला, आप इंदौर के आईजी भी रहे हैं, तो भोजशाला जो अभी भी गरमाया हुआ है, उस दरमियान जब आपको एक साथ नमाज भी करवानी थी उसी परिसर में और उसी परिसर में सरस्वती पूजा भी करवानी थी और आपने बहुत टैक्टिकली हैंडल किया था, वो चुनौती आपने कैसे निकाली? देखिए, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस बड़े कठिन थे। एक्चुअली पहले भोजशाला बंद रहती थी जी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिकॉज ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित करके बंद कर दिया था। फिर बाद में भोजशाला खुल गई, फिर जुमे की नमाज होने लगी उसमें, फिर सरस्वती पूजा होने लगी बसंत पंचमी के दिन, फिर मंगलवार के दिन अक्षत चढ़ने लगे मूर्ति पे, ये सब था। लेकिन दुर्भाग्य से जब से भोजशाला खुली थी, पहली बार इतिहास में शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी थी। तो अब जो निर्देश आए वो ये आए कि सनराइज से और 12:30 बजे तक हमको पूजा और हवन कराना है। 12:30 से 1 के बीच में 1 लाख लोगों से भोजशाला खाली कराना है। 1 से 3 फिर नमाज पढ़ाना है और 3 से 3:30 फिर भोजशाला खाली कराना है 25,000 माइनॉरिटी के लोगों से। 3:30 से सनसेट तक फिर से पूजा और हवन कराना है। 2 कठिनाइयाँ थी, एक तो हवन बीच में बंद नहीं होता, दूसरा इतनी बड़ी क्राउड से हम 2-5 हज़ार की क्राउड खाली होने में कितनी मुश्किल जाती है। 1 लाख लोगों से एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आधे घंटे में कैसे खाली होगी? 25,000 लोगों से कैसे खाली होगी? और फिर क्या वो मान जाएंगे? वो 1 लाख लोग हम ले कहाँ जाएंगे? वो आमने सामने होंगे, क्लैश होगा। बट डिवाइन ग्रेस था कि शायद आपकी भी वैन टूटी थी, सभी मीडिया वालों की पतला हुए, डंडे चले, हवाई फायर हुए, आगजनी हुई, कर्फ्यू लगाया, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 2020 मैच की तरह। सीन भी चेंज हो रहा था और लग रहा था जैसे चेंज हो रहे थे, थोड़ी देर पूजा हो रही, फिर नमाज हो रही, फिर पूजा हो रही। तो वो बस ईश्वर की देन है कि शांति से निकल गया, नहीं तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता, पता नहीं कितने केसेस फेस कर रहा होता। सर एक चीज़ और, हम लोग ने फिर एक बार फिर गए थे, तो क्या पुलिस वालों से ही नमाज पढ़वा दी गई थी क्या? नहीं, हमारा तो ओपन था, टीवी पे नमाज पढ़ी थी, आप आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नायब काजी साहब ने अजान की थी, फिर नमाज पढ़ी थी। वो तो पब्लिक व्यू में हुई थी, टीवी के सामने हुई थी, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। और वो जब हमने कैमरा वालों को अंदर अलाउ किया था तो एक आध ओपिनियन ऐसा था कि अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ये था कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि कल को जुडिशियल इंक्वायरी फेस करेंगे तो ये सबसे बड़ा एविडेंस होगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम कर सकते थे और हमने नहीं की। वैसे बड़ा यादगार मौका था, ऐसा लगा था कि शाम होते होते इस शहर में दंगा ना भड़क जाए, मगर बिल्कुल शाम को सब स्मूथ हो गया। दोपहर बाद थोड़ी हड़कंप सा रहा, मगर बाद में सब अंत भला तो सब भला। सर इसमें एक कहानी है दाऊद इब्राहिम वाली। हम जो पत्रकार लोग हैं, आप लोग जब भी कुछ कहते हैं तो हम लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं। जब दाऊद इब्राहिम की आपने बताया था कि दाऊद इब्राहिम का केस है, उसका फ़ोन आया है, तो हम लोगों को एकदम से भरोसा नहीं हुआ। तो क्या आपको शुरुआत में भरोसा हुआ था? दाऊद इब्राहिम वाला क्या केस था?
देखिए क्या है, इंदौर में एक किडनैपिंग हुई थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम। इंदौर में उसके पहले भी ऑफेंसेस हुए थे। इंदौर मतलब अपनी आर्थिक राजधानी है और किडनैपिंग फॉर रैंसम के वहाँ कई केस हुए हैं। जब रैंसम कॉल आया तो ये सऊदी अरबिया से, जद्दा से आया, तो हम लोगों ने, और लैंडलाइन से कॉल आया, तो हमें ये मालूम पड़ा कि सऊदी अरबिया से कॉल आ रहा है। हमने काफ़ी कोशिश की इंटरपोल के माध्यम से, एमई के माध्यम से, और क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो कंट्री के उतने अच्छे नहीं थे तो हमको नंबर मालूम नहीं पड़ पा रहा था कि किसका है। तो हमने एक प्राइवेट आदमी सऊदी अरबिया भेज दिया, और जो वहाँ के होम डिपार्टमेंट से पता करके जब उसने नाम बताया कि ये जो आदमी है ये तो मुंबई ब्लास्ट में फ़रार भी है दाऊद के साथ में, और हमने नाम जरूर उसका परिवर्तित लिखा है, बड़े बड़े डॉन के नाम लिखे हैं ओरिजिनल, और जो पुलिस अफसर हैं उनके नाम ओरिजिनल हैं, बाकी इस किताब में कोई भी नाम ओरिजिनल नहीं है। वो कुछ पब्लिकेशन की कुछ पॉलिसी भी थी। तो जब हमें मालूम पड़ा कि वो दाऊद के राइट हैंड का फ़ोन है तो सबके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और फिर जैसे तैसे, क्योंकि सब कॉल आ रहे थे लैंडलाइन से, और जो रैंसम मनी मांग रहे थे वो हवाला से मांग रहे थे, वो कराची में, सिंगापुर में, टोक्यो में हवाला से पैसा भेज दो। मतलब ना कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ना हमें इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन थी, बट समहाउ निकल गया केस। सर आप जब भोपाल के आईजी थे तब यहाँ पे एक बड़ा चर्चित मर्डर हुआ था, शैला मसूद हत्याकांड। जी। तो उसको जब शुरुआत में जब आपने देखा, हम सब लोग उस घटना स्थल पर मौजूद थे, मगर सबसे पहले पहुँचने वाले में आप भी थे। जी। तो सर वो कैसे अनफोल्ड हुई पूरी कहानी? देखिए, मेरा तो उसी दिन प्रमोशन और ट्रांसफ़र हो गया था। मेरा केवल एक रोल था। हम जब स्पॉट पे थे तो हमने टीवी पे देखा कि अन्ना के 10th समर्थक का गोली मार के भोपाल में हत्या। सामान्यतः हम मर्ग रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मर्डर केस में, लेकिन इसमें हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम स्पॉट पे ही मर्डर केस रजिस्टर करेंगे, और हमने मर्डर केस ही रजिस्टर किया। और जब इतना ज़्यादा हाइप हुआ तो हमने सोचा कि बहुत सारे उसमें नई नई कहानियाँ आने लगीं, तो मैंने सोचा इसमें इट इज़ बेटर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कि ये सीबीआई को केस दे दिया जाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की इम्पार्शियलिटी बनी रहेगी। क्योंकि एक बीजेपी नेता का नाम जुड़ा हुआ था। किसी का भी हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर झूठा लांछन नहीं लगना चाहिए। चाहे स्टेट गवर्नमेंट सही करती, चाहे कुछ करती, वो लांछन लगता। इसलिए कम से कम स्टेट गवर्नमेंट, हमारा काम है कि हम स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार को क्लीन चिट मिलना चाहिए। इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हमने केस दिया, और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपना किया, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लांछन से बच गई। सर ये जो बड़े बड़े मामले आप लोग जो अनफोल्ड करते हैं या जब आता है, तो इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक लीडरशिप या एक अच्छी टीम? दोनों होती, ऐसा नहीं कह सकते। अकेला लीडर क्या कर लेगा, टीम नहीं होगी, और टीम होगी और लीडर नहीं हो, करने देगा कुछ, तो कैसे होगा? ये तो दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। और ये हम लोग जो सुनते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो क्या ये सब कानून के हाथ होते हैं जो बाद में उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसने अपराध किया हो? अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि पुलिस तो अपना काम करती है, हाथ लंबे छोटे नहीं होते हैं, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, और वो आप कुछ भी कहो, पुलिस को तो एविडेंस चाहिए होता है, स्क्रूटनी होती है, आप भी स्क्रूटनी करते हो, जुडिशरी में भी स्क्रूटनी होती है, पॉलिटिशियन भी स्क्रूटनी करते हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं वो स्क्रूटनी करते हैं, तो पुलिस को बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। मगर इस पूरे करियर में बहुत सारे केस अनसुलझे भी रह गए होंगे जिनको सुलझा नहीं पाए होंगे आप, या आपको लगा हो कि यार ये केस भी सुलझ जाना चाहिए था। ऐसे कुछ किस्सों की कहानियाँ भी क्या हम लोग अगली बार आपसे उम्मीद करेंगे? देखिए, असफलता इज़ अ रेगुलर फिनोमेना इन पुलिस, तो इसमें तो हम नहीं कह सकते कि सब कुछ हो गया। बहुत कुछ ईश्वर पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ उसकी किस्मत पे ही डिपेंड करता है। चोर की, पुलिस को एवरी डे पुलिस हैज़ टू बी लकी, चोर हैज़ टू बी लकी ओनली वंस, कि नहीं पकड़ा जाए। तो असफलता हमारे लिए रेगुलर फिनोमेना है, सफलता रेयर है, बोनस है। इसीलिए मैंने लिखी है कि जो मैन एंड वीमेन इन यूनिफॉर्म हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, टू सेलिब्रेट देयर ब्रेवरी, टू सेलिब्रेट देयर कमिटमेंट, हमने ये किताब लिखी। बहुत सही सर, ये किताब बहुत ही पढ़ने में बहुत रोचक है और उन सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो पुलिस को दूर से देखते हैं, मगर पास से जब किताब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पुलिस कितनी मेहनत करती है, कितनी तहकीकात करती है, फिर कहीं जाके ये बड़े बड़े केस सुलझ पाते हैं। सर हम कब उम्मीद करें कि ये हिंदी में आ जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी का एक तो दायरा होता है, और अच्छी बात है कि आप
मैं जानता हूँ आपको, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे हो, आपने बहुत खूबसूरत इंग्लिश में लिखी है ये, तो हिंदी में कब आएगी है? ये तो पब्लिशर से पूछना पड़ेगा, आएगी ज़रूर, डिमांड बहुत है, गॉड विलिंग 6 महीने के बाद ही आएगी। अब ये जो हम लोग ये देख रहे हैं कि अब जो पुलिस है बहुत टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है, माने बहुत टेक्नो सेवी है। हालांकि आप उस दौर के पुलिस वाले हैं जब कंप्यूटर में बहुत कम लोग थे, मगर आप हर चीज़ को इंटरेस्ट लेते थे। तो इस दौर में उस दौर में कितना फ़र्क आ गया, आप जब शुरुआती दिनों में तहकीकात करते थे और अब जो टेक्नोलॉजी के सहारे एक पूरा फील्ड खुल गया है? देखिए, एडवांटेज तो क्रिमिनल्स को भी मिल रही है। एग्जैक्टली। पुलिस के पास तो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क में काम करती है पुलिस। क्रिमिनल्स को कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो काम तो पुलिस का और कठिन हो गया है। कंप्यूटर में सबसे बड़ी चीज़ एनोनिमिटी है। दूसरा, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम स्टेट के बॉर्डर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाएंगे, यूपी जाएंगे, कितना कठिन होता है। वो तो एक बटन दबाते हैं और नाइजीरिया से मध्य प्रदेश में ऑफेंस हो जाता है, पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पुलिस का काम तो और कठिन हो गया है। ये सर जो साइबर फ्रॉड जो शुरू हो गया है, वो साइबर फ्रॉड पहले बाहर से होते थे, अब अपने देश में ही होने लगे। हमारे प्रदेश में भी कई जगह गांव ऐसे हो गए हैं। तो इस सब से कैसे निपटना पड़ेगा? बहुत कठिन काम है। पहली चीज़ तो एक एजुकेशन ही इसके लिए मेन चीज़ है कि लालच नहीं होना चाहिए। आपको अगर लालच है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। कोई भी चीज़ किसी को भी फ्री में नहीं देता है, ये मान के चलना चाहिए। अनलेस आपका भाई ना हो, आपका दोस्त ना हो, आपका रिश्तेदार ना हो, कोई भी, या बहुत बड़ा कोई फिलेंथ्रोपिस्ट ना हो, जो कि बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं तो नोन होते हैं। बाकी कोई जो लॉटरी आ गई कि मैं जानता हूँ एक सीनियर अफसर को, एक दिन उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं आईजी भोपाल था उस समय, कि मेरा 40,000 रुपये चला गया। मैंने कैसे चला गया? बोले मेरे पास ईमेल है। मैंने कहा सर आपने क्यों किया? बोले आपकी लॉटरी निकली है और उसके प्रोसेसिंग चार्ज आप 40,000 दे दो तो हम आपको 25 लाख रुपए दे देंगे लॉटरी के। उन्होंने 40,000 ट्रांसफ़र कर दिए। मैं सर इसका कोई अब आप इसका कोई निराकरण नहीं, यू फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी। नहीं तो लोग सोचेंगे आप इतने सीनियर अफसर रहे हो, वो आपने 40,000 रुपये दे दिए, कोई आपको क्यों लॉटरी देगा? आपने टिकट खरीदा, कहीं निकला, कहीं पड़ा। बोले मेरे पास ईमेल आया था। अब उस समय लोगों को यही नहीं था कि ईमेल को बड़ा सही मानते थे, रिकॉर्ड मानते थे। स्पूफ्ड मेल होते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे और नाइजीरिया से आपको मेल भेजते हैं, बगल में आपके बैठे बैठे स्पूफिंग कर दें, आईपी एड्रेस स्पूफ हो जाएगा। आप जब खोजोगे तो मालूम पड़ा नाइजीरिया से आया है, हम तो बगल में बैठ के कर रहे हैं, कैसे करोगे? तो क्रिमिनल्स, एक तो एप्लीकेशंस बहुत यूज़र फ्रेंडली आने लगी हैं, बहुत सिंपल आती हैं, क्रिमिनल्स के लिए आसान हो गया है। और मैं तो कहूँगा पुलिस का काम और कठिन हो गया। पुलिस का काम कठिन हो गया, कठिन हो। नए नए तरीके से लोगों को लुभाते हैं, लालच में डालते हैं और लोगों को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण दूँ दाऊद वाले का जी। कैसे क्रिमिनल्स अपने को अपडेट करते हैं, एजुकेट करते हैं। इंदौर में एक किडनैपिंग हुई एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, उसमें मोबाइल सिम का इस्तेमाल हुआ, इंटरनेशनल रोमिंग मोबाइल, और पैसा रायपुर बिलासपुर हाईवे पे मांगा गया कि सूटकेस में पैसा लेके आओगे, हमको दे दोगे। पुलिस ने केस डिटेक्ट कर लिया, उसको क्रिमिनल को पकड़ लिया, उन्होंने कहीं दूसरे जगह उसको रिलीज़ कर दिया जो किडनैपी था। और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया, वैसे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए, जी। लेकिन एक आप लोग का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हो, पूछते हो, बताते हो, तो कई बार इस तरीके उसमें आके उन्होंने बताया कि वो इंटरनेशनल रोमिंग सिम इस्तेमाल कर रहे थे और हमने लोकेशन ले ली और रायपुर बिलासपुर रोड पे पैसा मांगा था और वहाँ पे ऐसे अरेस्ट किया। क्यों? आप पूछते हो कि कैसे अरेस्ट किया। जब इन्होंने किया तो इन्होंने इसको ध्यान में रखा कि अरे देखो ऐसे हुआ था, ये पकड़े गए थे, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल लैंडलाइन से कॉल किया, पैसा हवाला से मांगा। आपकी जो उनकी पिछले केस में 2 गलतियां हुई थी, ऑफ कोर्स गैंग वाज डिफरेंट, लेकिन उन्होंने तो अपडेट कर लिया। पुलिस का काम तो और कठिन हो गया ना, कि सऊदी अरबिया जाके नंबर पता करो, और वो तो अगर हमारी किस्मत साथ नहीं देती तो हम तो निकाल ही नहीं सकते थे, हमें तो डेड बॉडी मिलती उनकी। बिल्कुल। तो सर ये लगातार चैलेंज आते रहते हैं पुलिस के सामने, मगर एक अच्छा ऑफिसर वही है जो इन तमाम चैलेंजेस को अपनी सफलता में बदलें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और आपको इस किताब की बहुत शुभकामनाएं। हम सब उम्मीद करेंगे कि इंग्लिश की किताब भी खूब चले और जल्दी हिंदी में आए, तो हम सब एक बड़ा वर्ग है वो भी इसको पढ़ सकें, और आप हमेशा यहाँ आते रहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे IPS ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिनकी नई किताब बहुत धूम मचा रही है। उस किताब में ढेरों कहानियाँ हैं बड़ी रोचक, कि कैसे बड़े बड़े किस्से
कैसे बड़े बड़े अपराध एक अच्छे पुलिस ऑफिसर अपनी टीम की मदद से सब सुलझा लेते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।